नमस्कार। आज की बातचीत में स्वागत है आप सभी का। उनका मानना है कि जब तक कोई चीज वो लड़के हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक उसे पाना नहीं कहा जाता है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे ही बातचीत से मिल जाती है तब उसे मिलना कहते हैं। मतलब खैरात या भीख जैसी होती है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन हड़ताल जाम बंद की जो परंपरा निभाई जा रही है कि हमें जो आसानी से मिल रहा है जैसे लोकतंत्र वोटिंग राइट सरकार बदलने का अधिकार, इसे हम नहीं मानेंगे। हम इसे तभी मानेंगे जब हम धरना प्रदर्शन जाम तोड़ फोड़ के माध्यम से सरकार को झुका लें। तब वहाँ अगर हमारी बात मानेगी तब हम उसे कहेंगे देखो ये हमारी जीत है। जबकि हमारे यहाँ तो चुनाव हर समय होता रहता है। मतलब हर साल 2-4 राज्यों में कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। तो अब आप अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार जनता के बीच में रहते हैं कि मतलब आप भी खड़े हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, आपके साथ जनता जनार्दन है तो आपकी भी सरकार बनती है, तो आप भी सत्ता में आइए और जो नियम कानून कायदे या संविधान के तमाम अनुच्छेद आपको गड़बड़ लगते हैं उसमें सुधार की संभावना नज़र आती है तो आप भी बदल दीजिए। इसमें परेशान हैरान होने की क्या बात है भाई। लोकतंत्र है तो यहाँ तो सरकार चुनाव के माध्यम से ही बनती है। तो आप भी यही रास्ता अपनाइए और चुने जाइए। और चुने जाने का तरीका तो यही है कि चुनाव तो फिर चुनाव में भागीदारी करिए और अपनी सरकार बनाइए, बाहर करिए इस पार्टी को जिससे आप असहमत हैं। लेकिन उसके लिए तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब धरना प्रदर्शन के लिए कितने लोग चाहिए भाई? 135 करोड़ आबादी है, 2-4 लाख 5 लाख लोग हर समय बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बस एक अच्छा खासा बजट चाहिए और 2-4 अच्छे वक्ता चाहिए और हर बात पे आप सरकार को घेर ही सकते हैं। तो घेर लीजिए मज़े से और सड़कों को जाम कर लीजिए। जो बड़े नेता रहते हैं उनको क्या दिक्कत है, उनको तो आसानी से स्पॉन्सर मिल जाते हैं, टीवी पे कवरेज मिल जाती है और फिर बड़े बड़े जगहों पर सेमिनार करने, हर समय पर चेहरा दिखाने के लिए चमकता हुआ चेहरा भी चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, एयर फैसिलिटीज़ चाहिए, 5 स्टार फैसिलिटीज़ भी चाहिए। क्योंकि नेताजी को लगातार जनता के बीच में बने रहना है और नेताजी इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं। और लोकतंत्र है तो हड़ताल करना, जाम करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार भी है। जब चाहे जहाँ चाहे जब तक चाहे आप जाम लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और संसद के नियम कानून निर्णय आपको तभी अच्छे लगते हैं जब वो आपके पक्ष में होते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो वैसा ही कहे। जबकि आपकी बहुत सारी मांगें और आपकी बहुत सारी बात एकदम वाहियात होती है, वो विशुद्ध राजनीतिक होती है, उसमें तथ्यों और तर्कों का बेहद अभाव होता है। पर लोकतंत्र तो दबाव तंत्र है, भीड़ तंत्र है, जैसे चाहे मतलब एक सीधी सी गाय है, जहाँ चाहे हाँक लीजिए। और सरकारों की भी मजबूरी है कि हर प्रेशर ग्रुप को संतुष्ट करते रहना पड़ता है। और जैसे ही सख्ती की जाएगी, मतलब अगर पुलिस सेना या फिर प्रशासन का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आपके और बल्ले बल्ले, क्योंकि फिर आपके आंदोलन को और ताकत मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति मिलेगी। तो आराम से अराजकता फैलाते रहिए। अरे भाई, जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस पर भरोसा भी तो करिए। अगर एक कोई चुनी हुई सरकार है तो फिर उसको जनता बाहर करेगी। सत्ता में लोकतंत्र में कोई स्थायी रूप से शासन करने नहीं आया है। आपको जनता के बीच ही जाना है और किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को सत्ता से बाहर कर देना है। इसके लिए कहीं जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। तो आप वो तो कर नहीं रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई डिमांड किया, वो संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से
मानने योग्य नहीं है, या फिर सरकार ने कोई नियम कानून बनाया है वो विधिक रूप से सही है, संवैधानिक रूप से सही है, तो आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। सड़कों को जाम करना और शहर को बंधक बनाए रखना लोकतांत्रिक और नैतिक अधिकार के ही विरुद्ध चला जाता है, क्योंकि आप एक बड़ा दबाव समूह हैं, इसलिए आप कोई भी बात कहते रहेंगे, यह किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तमाम नियम कानून बनते हैं, असफल सफल सरकारें भी आएंगी और बहुत से अच्छे कानून भी बने, पर जनता के बीच में उनको सही ढंग से लागू नहीं किया गया और उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। क्योंकि कोई भी अच्छा बुरा कानून होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो प्रशासनिक महकमा है वह किस तरीके से उन नियम कानूनों को लागू कर रहा है और जनता कितनी जागरूक है, सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र में जनता के हाथों में अगर सरकार है, यानी जनता के द्वारा जनता से जनता के लिए अगर सरकार बनाई गई है, तो जनता का ही उत्तरदायित्व है कि सरकार की लगाम अपने पास रखे और अपने प्रशासनिक तंत्र नेताओं को बेलगाम न होने दे। कुछ भी बोलते रहेंगे, क्योंकि अगर जनता उस बात से खुश होती है और तालियां बजाती है तो उस नेता को, उस आदमी को निरंतर ताकत मिलती रहती है। सोचिए, एक भ्रष्ट अपराधी व्यक्ति आसानी से चुनाव कैसे जीत जाता है। अगर वह जाति धार्मिक आधार पर चुनाव जीत रहा है और जनता उसके साथ भीड़ बनकर खड़ी है, तो फिर उस जनता को अच्छे शासन, सुशासन, प्रशासन की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर विकास चाहते हैं आप, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चीज़ें चाहते हैं, तो यह आपकी मूर्खता के सिवा कुछ नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वह इन कामों के लिए सत्ता में नहीं गया है। आपने उसको जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे एक अशिक्षित जाहिल अपराधी को सत्ता की कुर्सी पे पहुंचा दिया है। सोचिए वह आपकी क्या कदर करेगा। क्या आप उससे कोई मांग करने जा सकते हैं, कोई शिकायत करने जा सकते हैं? किसी सरकारी कर्मचारी की शिकायत करना, मतलब जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? वह विधानसभाओं और लोकसभाओं या राज्यसभा के माध्यम से जो कानून पारित होते हैं उसमें वो आपकी आवाज़ होता है कि जनता की आवाज़ को वह संसद और विधानसभा में रखेगा कि ये जनता के हित में है कि नहीं। पता चला आपने जिसको अपना जनप्रतिनिधि बना के भेजा है उसे उन कानून की समझ से कुछ लेना देना नहीं है, और वह तो सिर्फ गुड़ा गणित साठ गांठ करने चल गया है। वह फिर अधिकारियों से, ठेकेदारों से, अपराधियों से एक गठजोड़ बनाता है। और देखिए उसकी संपत्ति, जो आपका जनप्रतिनिधि है, प्रधान से लेकर सांसद तक कितने कम समय में कितनी गुनी हो जाती है। ऐसे में इस संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र में हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार की एक बड़ी इकाई के रूप में काम करते हैं। अब सोचिए, प्रधान भी 5 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। उसके बाद सोचिए, प्रधान के बाद कौन आता है? जिला पंचायत सदस्य, और फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर जिला पंचायत से जुड़े लोग, पंचायत अध्यक्ष, फिर जहाँ नगर निगम, नगर पालिका है वहाँ पार्षद चुने जाते हैं। तो मतलब ये लोकतंत्र किस लिए हमने हासिल किया था? उसके बाद पंचायती राज जैसी व्यवस्था हमने क्यों बनाया? उसे हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाया कि सत्ता आम आदमी के हाथों में जाएगा, जहाँ आम आदमी अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रधान से, अपने सांसद, विधायक, पार्षद से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे और प्रशासन पर उस तरह का दबाव बनाएंगे कि सरकारी योजना और पैसा सही ढंग से लागू हो और खर्च हो। जबकि हो क्या रहा है? ये करप्शन का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। हमारे जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी जनप्रतिनिधि,
वो प्रधान के स्तर से लेके बाकी स्तरों तक में उन्हें भ्रष्टाचार में उन्होंने अपना हिस्सा बांट लिया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन कर लिया उन्होंने, पावर को डिसेंट्रलाइज उन्होंने नहीं होने दिया है। अब आपको यह बात अच्छी लगे, खराब लगे या कुछ भी लगे, पर सच तो यही है और आप भी उसमें भागीदार होते जा रहे हैं। कभी कभी आप जानबूझकर चीज़ें को कर रहे हैं और कभी कभी अनजाने में, पर भागीदारी आपकी हमारी बढ़ रही है। अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के दौरान मीडिया, अखबारों में तमाम सर्वे आते हैं और सोशल नेटवर्क, यूट्यूब के माध्यम से भी तमाम लोगों से बात पूछते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आप पत्रकार हैं, मीडिया संस्थान हैं, तो जाति धर्म पे खुल के बात करिए, क्योंकि समाज में यह जहर की तरह है। अगर आपको इसमें अच्छाई नज़र आती है, बुराई नज़र आती है, तो ये आपकी अपनी मर्जी और समझ है। लेकिन आपसे पूछिए कि आप किस जात और धर्म से हैं, मतलब सीधे सीधे कहिए कि पहले आप अपना पूरा नाम बताइए, आप किस संगठन से, किस जाति धार्मिक समूह से जुड़े हुए हैं, फिर आप अपनी राय दीजिए कि आप किस पार्टी, किस राजनीतिक दल के समर्थक और विरोधी हैं। फिर उनकी बातें सुनिए कि वो किस तरफ झुकी हुई हैं और वो कौन सी बात कह रहे हैं। तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि उनके इस बात के पीछे का मूल कारण क्या है। कहीं उनकी जाति तो नहीं है, कहीं उनका धर्म तो नहीं है, या फिर वो जिस संगठन के से जुड़े हुए हैं उसके हित में कोई बात तो नहीं कह रहे हैं। तो आम तौर पर भारतीय जनमानस में, खास तौर पर भी उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में अगर लोगों से आप बात करिए तो यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। सोचिए तमाम मीडिया सर्वे कैसे गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो इस बात से बचाव करने लग जाते हैं तब उनके सर्वे गलत होने लग जाते हैं। अब देखिए, अगर एक जात किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में कैसे वो लोग पूरी तरह से उस पार्टी के लिए कमिटेड होते हैं। फिर राजनीतिक दल की सफलता ये होती है कि उस जाति समूह को वो कैसे तोड़े। तो वह उस जाति समूह का एक नेता खड़ा करती है जो भावुक अपील करता है, जिसमें सुरक्षा, खतरा और इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं, और जो उसका टाइटल होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर एक पूरा जातीय समूह उस खास राजनीतिक दल की तरफ वोट करता ही है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खास तौर पे स्थानीय चुनाव में इस बात पर बहुत जोर रहता है। तो पूरा जातीय समूह किसी न किसी पार्टी की तरफ मुंह कर जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए बाकायदा टर्म इस्तेमाल किया गया, सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग वास्तव में जातियों का ध्रुवीकरण ही था कि जातियों को कैसे अपनी तरफ लाया जाए। तो ये शब्द सबसे पहले बसपा ने इस्तेमाल किया। मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी ने, बसपा ने एक अपने दलित वोट बैंक में सवर्ण वोट बैंक को जोड़ा, खासतौर पे ब्राह्मण वोट बैंक को, और इसको उन्होंने सफल सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अब बाकी लोग अलग अलग तरीके से यही काम कर रहे हैं। तो लगातार बसपा सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ, सपा सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ, उसके बाद भाजपा सत्ता में आई बम्पर बहुमत के साथ, मतलब 300 से ऊपर सीट, बड़ी बात है, 325 सीट। तो फिर जातीय समीकरण किस तरीके से साधे जाते हैं राजनीति में, इसका भी खुला विश्लेषण करिए, पूरे मन के साथ करिए और बातें करिए। अगर समाज को जात की जो भयानक बीमारी है, जिसकी वजह से समाज में वैमनस्य पैदा होता है, अगर मीडिया के तौर पर, एक बौद्धिक नागरिक के तौर पर आप उसे समाज को उससे बचाना चाहते हैं, तो पहले खुल के बात करिए और उसको एक समस्या के रूप में स्वीकार करिए, तभी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। जात को छुपाइए मत और पूछने में संकोच मत करिए, बल्कि टीवी पर ये चलाइए कि सबसे पहले लोगों से पूछिए
कि आपकी कौन सी जाति है और आप किस संगठन से जुड़े हुए, फिर अपनी बात कहिए। फिर देखिए लोगों के ओपिनियन कितने खुल के आते हैं कि कौन सी जात किस तरफ कौन सी बात कह रही है, और उसके वोटिंग पैटर्न भी उसी तरह से हैं। तो फिर अगर आप मीडिया हैं, अपने आप को पत्रकार समझते हैं और समाज की नब्ज आप समझते हैं कि आप पकड़ सकते हैं, तो इस बारे में भी खुलकर बात करिए और खुलकर सवाल पूछिए। शुरू में बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि लोग बड़ी आसानी से बचाव करने लगते हैं, जाति उत का कोई मतलब नहीं है, और उनके विचार देखिए। फिर जब बाद में उनकी पूछिए कि आपका क्या नाम है, जब पूरा नाम बताना नहीं चाहता पहले, लेकिन जैसे ही पूरा नाम बताएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वजह से फला आदमी का इस तरफ झुकाव है, और ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, खुलकर बात करिए और राजनीतिक विमर्श को सही करिए। फालतू की बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, जनता की भी पोल खुलना शुरू होगी, क्योंकि जैसी प्रजा होती है वैसी ही राजा होती है। अगर जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं तो इसके लिए जिम्मेदार उनको चुनने वाली जनता है, क्योंकि उसने जाति धार्मिक रुझान के आधार पर ही उनको चुना है, उनको वोट दिया है। फिर अगर वह कोई काम नहीं करता है और फिर उनकी चुनी हुई सरकार कोई काम नहीं करती है, तो आपको शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, उसको झेलिए। तो फिर इसी के साथ आज की बात खत्म की जाती है। जय हिंद, जय भारत। और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कमियां हैं और हम उस पर बात कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। यही हमारा अधिकार है जो हमें हमारा संविधान, हमारा कानून हमको देता है। यह किसी की बपौती नहीं है। तो आप भी खुल के बात करिए, अपनी बात कहिए, सवाल पूछिए और खुद भी जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नागरिकों को भी देने हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, और जब मतदाता के रूप में बटन दबाने जाते हैं तो वह एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपके एक एक वोट से ही ये सरकार बनती है जो आप पर शासन करती है। तो आप पर कौन शासन करेगा इसका निर्धारण आप करते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ नियमित चुनाव होते हैं। हम सरकारों और व्यक्तियों से असहमत हो सकते हैं, होंगे और उनके खिलाफ वोट भी करेंगे, पर चुनाव होते रहना और लोकतंत्र बने रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत और सफलता है। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर हमारी सबसे बड़ी सफलता और उपलब्धि के रूप में कुछ है तो लोकतंत्र बने रहना है, और हम वोटिंग से बड़े आराम से सरकारों को बदल देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ विकास में कमियां होंगी, कम ज़्यादा चीज़ें होंगी, 19-20 होंगी, तमाम चीज़ों से हमें शिकायत भी है और हम उन्हें धीरे धीरे दुरुस्त भी कर रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई बेटर काम करती, थोड़ा कम काम करती है, पर कोई भी सरकार देश के विरुद्ध और राष्ट्र के हित के विरुद्ध नहीं होती है। ये बात भी सच है। पर हमें एक बेटर आदमी को चुनना है, जिससे हम एक और मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हों और नागरिक अधिकारों को और अच्छे ढंग से परिभाषित करें, सुरक्षित रखें और ढेर सारा ऐसा काम करें कि न केवल देश का दुनिया में नाम हो, बल्कि हम भी उस आत्मगौरव से भरे रहें कि हम भारत के नागरिक हैं और कहीं भी हमें शर्मिंदा न होना पड़े, और भारत शब्द आते ही हम अभिमान, स्वाभिमान और गर्व से भर जाएं। तो फिर जय हिंद, जय भारत।